ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास 12th में मूव करते हुए जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, एंड तक जाते जाते बोर्ड में हमारा टारगेट 80 ऑन 80 का ही हो। अगर आप सुनेंगे कि क्लास 11th की कौन कौन सी चीजें चेंज होगी है तो आप हैरान हो जाओगे। तो इस ब्रिज कोर्स के थ्रू सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द एमियंस, यानी हमारे प्यारे अप्लाइड मैथमेटिशियंस। मैं हूं आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया और पूरे दिल से आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के ब्रिज कोर्स सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास 11 से क्लास 12th में मूव करते हुए जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सर, क्या क्या ऐसी बातें हैं क्लास 11th की जो हमें याद रखनी है ताकि शुरुआत से ही हम इस सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना के चले, ताकि एंड तक जाते जाते बोर्ड में हमारा टारगेट 80 ऑन 80 का ही हो कि जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है 80 में से 80 लाने का, सर उसका आप अरेंजमेंट देख लीजिए। स्कूल वाले 20 नंबर का अरेंजमेंट हम कर लेंगे। अरे स्कूल वाले 20 नंबर में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा क्योंकि उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस जो है आपके यूनिट टेस्ट पर, आपके टर्मिनल्स पर, आपके प्री बोर्ड्स पर डिपेंड करती है। तो उसमें भी आपके फुल मार्क्स लाने की जिम्मेवारी मेरी रहती है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। बट बहुत सारी बेटा अपडेट्स हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को लेके बिकॉज रिसेंटली सीबीएसई ने इसका सिलेबस अपडेट करा है और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। अगर आप सुनेंगे कि क्लास 11th की कौन कौन सी चीजें चेंज हो गई है तो आप हैरान हो जाओगे कि यार इतनी सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th की तो बहुत सारी चीजें हटी गई हैं। सेम ऐसा ही हमारे पास क्लास 12th में हुआ है। तो इस ब्रिज कोर्स के थ्रू सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं बिकॉज बेटा पूरा साल जो आपने कंटेंट पढ़ना है उसमें क्या अपडेट आया, अगर यही नहीं पता चला तो ये फिर क्या पता चला, फिर सब्जेक्ट में हम लोग करेंगे क्या। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चेंजेस आए हैं, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी बातें आपको बताऊंगा बिल्कुल बारीकियों से। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हर एक चीज का। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसके थ्रू आप लोग अपने कॉमर्स के करियर के एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की आप लोग जो पहल कर चुके हैं क्लास 11th में इस सब्जेक्ट को चूज करके, अब उसी को बेटा आगे बढ़ाना है। और क्लास 12 में इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ते पढ़ते ही फील कर सकते हो, यार यस, कि मेरे करियर में अगर मैं कॉमर्स के थ्रू आगे जा रहा हूं तो ये सारी की सारी चीजें मुझे हेल्प करने वाली है ना। बट देखते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं और क्या क्या चेंजेस हैं। तो आज का जो ब्रिज कोर्स का सेशन है उसमें हम लोग अपना सिलेबस डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ बेटा हम बात करेंगे कि सर इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास जो हमारे प्रीवियस ईयर यानी 24-25 सेशन के लिए जो सिलेबस था वो रहेगा, एंड राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो हमारा न्यू सिलेबस है ना, ये हमारे पास क्या है, हमारा न्यू सिलेबस हमारे पास ये रहेगा। तो बेटा हर एक स्लाइड पे मैंने कंपैरिजन करवा के दिखाया है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी पुराना जो हमारा ओल्ड सिलेबस है उसमें क्या था और सीबीएसई ने इस बार क्या अपडेट करा है ना। कई बार क्या होता है बच्चा वही कंटेंट पढ़ता रहता है, अब वो जो रेलेवेंट ही नहीं रह गया तो टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, एंड बेटा टाइम लॉस्ट इज मनी लॉस्ट, है ना, मनी लॉस्ट, क्योंकि आप अपने करियर में कहीं पीछे ना रह जाए। बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड हो चुका है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, अपने आप को दूसरों से बेटर करना है, तभी बेटा आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बेटा सबसे पहले आपके पास मार्किंग स्कीम है। 3 घंटे का एग्जाम पहले था, 3 घंटे का अभी भी है, उसमें कोई चीज नहीं है। 80 मार्क्स का पहले भी था, 80 मार्क्स का अभी भी है, कोई चीज नहीं है। तो अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं, पहले भी बेटा मेरे पास 8 यूनिट थी, अब भी मेरे पास 8 यूनिट है। सिलेबस में यूनिट वाइज और यूनिट की वेटेज वाइज कोई चेंज नहीं है। हर यूनिट की जो वेटेज पहले थी अभी भी वही है, बट इन यूनिट्स के अंदर बहुत सारी उथल पुथल हो गई है। तो देखते हैं क्या क्या उथल पुथल हुई है। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट यूनिट रहता है उसके अंदर बेटा हमारे पास, अगर मैं बुक वाइज चलूं तो 3 चैप्टर रहते हैं। नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन सेम आप ऐसे ही क्लास 11th में भी पढ़ते रहे, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन सेम आप क्लास 11th में भी पढ़ते थे, एंड एक तीसरा पार्ट इसमें ऐड होता है दैट इज न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। बट जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है नंबर्स क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, उसका यहां पर कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल सारे फ्रेश टॉपिक है। एक हल्का सा आपके पास लगेगा कि बेसिक जो है वो शायद कहीं ना कहीं मैच कर जाता है, बेटा मैथ्स में तो वही है, बेसिक तो सारा वही रहेगा। अब 9th क्लास की आइडेंटिटीज जो है वो हमारी आज तक यूज हो रही है और आगे जब भी मैथ्स पढ़ोगे वो यूज होंगी ही होंगी, तो वो वाला सारा बेसिक जो पार्ट है बेटा वो तो रहेगा ही रहेगा। बट यहां पर जो आपके पास मेजर चेंज है वो इतना ज्यादा नहीं है। आपके पास फर्स्ट यूनिट के अंदर चेंजेस जो है वो आप कह सकते हैं ना के बराबर या है ही नहीं, है ना।
हमारे पास मॉड्यूलो अर्थमेटिक कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का जो टॉपिक है सेम अभी भी वही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं, आप मैच कर सकते हैं, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम है। एलिगेशन एंड मिक्सचर के कॉन्सेप्ट में भी कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी कोई चेंज नहीं है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, नाम सुना सुना सा लग रहा है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, अरे हाँ सर, ये तो क्लास 10th की लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ते थे बेटा, बिल्कुल वही वही जो वहां पर हलवा खाया था, अब उसी का ही लड्डू मिलेगा। तो भैया ये लड्डू खाना है और मस्त हो जाना है कि आप इसके क्वेश्चन देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो 10वीं में ही करवा लेते हमसे। तो बस यही तो अप्लाइड मैथ्स का जलवा है कि ये सब्जेक्ट बहुत हलवा है और पूरे पूरे मार्क्स आने की इसमें गारंटी भी होती है। अब बेटा यहां पर देखा जाएगा कोई चेंज नहीं है। पाइप्स एंड सिस्टम सेम वही है, कोई चेंज नहीं। रेसेस एंड गेम बिल्कुल सेम। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज बिल्कुल सेम। तो यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर मेरे पास कोई ज्यादा चेंज नहीं है, एज इट इज बिल्कुल उठा के रख दिया गया। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटा, क्योंकि ये सब्जेक्ट न्यू था तो क्वेश्चंस के लेवल में बहुत अपग्रेड आ गया। अगर आप बोर्ड का पेपर भी देखेंगे ना तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता जा रहा है ना। बट उसमें भी भाई अपना जलवा है, पीडब्ल्यू सब सब्जेक्ट को हलवा ही बना देता है ना। बार बार खाने की बात करते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, और आपको पता है आपके मोमो सर को खाना पीना कितना पसंद है। बट उसी खाने पीने की तरह हम अपने सब्जेक्ट में भी बेटा मस्ती माहौल बना के रखेंगे, क्योंकि भैया जब होती है मस्ती तभी तो बनती है हस्ती, है ना। तो हस्ती भी बनानी है, इसके लिए क्लास में मस्ती भी जरूरी है। तो बच्चा लोग आपके पास थोड़ा सा लेवल जो बड़ा है उससे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने क्लास में पढ़ाया है वही पेपर में आया है। ये आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि क्लास में सर ने जो क्वेश्चंस करवाए हैं, और आपने जो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी फील करा है कि सर मोस्टली हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस वही आते हैं जो आप क्लास में कराते हो। तो इसलिए अपना जो फंडा है वो बिल्कुल क्लियर है। रिविजन का पहला सोर्स मेरे क्लास नोट्स ही होने चाहिए, ठीक है, और तो वो अपनी सुपरमेसी रहेगी बेटा हमेशा के लिए। अब फर्स्ट यूनिट की बात करें तो बेटा कोई चेंज नहीं है। सेकेंड यूनिट के अंदर भैया इस बार ना बड़ी उथल पुथल हो गई थी बोर्ड में, क्योंकि ना यहां पर अगर आप प्रीवियस में आप देखेंगे तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट का टॉपिक आता है। यहां पर लिखा हुआ है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। अब एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में हर जगह बेसिक 3 प्रॉपर्टी है वही पढ़ाई जाती है ना। स्कूल्स में वही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोर के साथ ये वाला जो चैप्टर है हमारा बिल्कुल कॉमन है। और बेटा इसका आपका क्लास 11 से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल न्यू चैप्टर है। वहां पर भी वो जो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का मैंने कहा था ना बेसिक आपके पास 10th क्लास में जो पढ़ा हुआ था बस वही आपका यूज होना है ना, कुछ नया नहीं है आपके पास ऐसा। बट उससे कोई ऐसा खास रिलेशन भी नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें हम लोग शुरू से सीखेंगे भी उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ये चैप्टर तो बिल्कुल फ्रेश है आपके लिए, आपने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा होगा, है ना। बट इसमें जैसे मैं बता रहा था कि इस बार उथल पुथल क्या होगी कि इससे सीधा 5 नंबर का वो क्वेश्चन आ गया जो हम लोग करवाते ही नहीं थे, क्योंकि यहां पर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में जो लिखा हो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। बट अच्छी बात ये थी, रिलीफ की बात ये थी कि सीबीएसई ने वो 5 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा था, है ना, क्योंकि किसी भी सैंपल पेपर में बोर्ड के, किसी भी प्रीवियस पेपर में बोर्ड के, किसी स्कूल में भी वो वाला टॉपिक नहीं लिया जा रहा था। तो वही था कि भैया नहीं आएगा कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज लिखिए, क्योंकि जब ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी में भी है, कोर वालों के पास में भी है, वहां पर उन्होंने पूरा मेंशन करा होता है कि ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज इस टॉपिक की आपको करानी है। बट यहां पर नहीं था तो हम लोग भी वही करा रहे थे। बट इस बार तो सीबीएसई ने वो सारी की सारी कंफ्यूजन ही दूर कर दी। डिटरमिनेंट्स के अंदर देखोगे बेटा, फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वाला पार्ट उड़ा ही दिया है। और सिर्फ एक प्रॉपर्टी, जो हम 3 प्रॉपर्टी बात कर रहे थे ना, उसमें से एक प्रॉपर्टी हम मेंशन ही कर दी कि भैया यही करा दो बेसिक आप। तो ये एक रिलीफ हो गया, श्योरिटी हो गई आपकी कि आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है ना। तो ये बेटा, बट हम स्टिल बेसिक तो करके चलेंगे भैया, कुछ नहीं पता है ना तो बेसिक वाला काम तो हम लोग करके चलेंगे, कि उसके बिना कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगी। बट यस, जैसा मैं बता रहा हूं कि बोर्ड में इस बार क्वेश्चन आ गया था, अब वो उसके लिए सीबीएसई ने आपको श्योरिटी दे दिया कि भैया वो वाला टॉपिक तो बिल्कुल ही कतई नहीं आएगा, है ना। तो हल्की फुल्की जो कंफ्यूजन थी वो भी दूर होगी। मैट्रिसेस वाले पार्ट की बात करूंगा बेटा, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है ना। सारा जो पार्ट है बिल्कुल एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, और बहुत ही हलवा पार्ट है। जलवा अपना इसमें आपको क्लास के अंदर दिखेगा ही दिखेगा। फिर यहां पर भी बेटा हमारे पास बाकी सारी चीजें सेम है, बस जो आपका चेंज आया है वो चेंज किसके लिए आया है, इस वाली यूनिट के अंदर प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीजें ना आपको एक पेज पे नोट भी करनी है। एक फ्रेश कॉपी बनाएंगे, फ्रेश रजिस्टर बनाएंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स हेडिंग डालेंगे और पहले पेज पे ही लिख देंगे 80 on 80, डेट डाल के साइन करके रख देना। और डेली इस पेज को आपको देखना है और मोटिवेटेड होते रहना है, वरना मैं तो आपको मोटिवेटेड से कम कभी होने ही नहीं दूंगा। डेली आपको याद दिलाऊंगा जो आपने लिखा है, साइन करा है, यू हैव टू अचीव दैट।
मैनिफेस्ट करो और उस मैनिफेस्टेशन के लिए दिन रात मेहनत करो, ठीक है। और जो उसको पाने का आसान तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बट मेहनत बेटा अल्टीमेटली आपको ही करनी पड़ेगी। बिकॉज हम लोग गलती क्या करते हैं ना मैथ्स में, पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेटा मैथ्स पढ़ने से नहीं होता, मैथ्स पढ़ के करने से होता है। मैथ्स पढ़ाने से नहीं होता, मैथ्स कराने से होता है। और मेरा काम आपको वो एटीट्यूड डेवलप करवा के देना है, वो एप्टीट्यूड बनवा के देना है कि आप मैथ्स खुद से कर पाए। फिर बेटा जो हमारे पास थर्ड यूनिट है कैलकुलस की, भैया बच्चों की हालत खराब हो जाती थी इस यूनिट से, बट यहां पर भी बेटा अपनी सुपरमेसी फिर काम आई। एक ही सेशन लिया था और उसमें मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन जैसे सबसे ज्यादा डर बच्चों को लगता है वो इसमें भी आएगा इंटीग्रेशन से। बेटा एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, और मैंने भी पूरे सेशन में इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करा। तो ये बेटा एक्सपीरियंस होता है हमारा, जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो भाई सारी वयस्कर बातें, माना कि टॉपिक थोड़ा हाई लेवल पर है, बट बिल्कुल आराम से मक्खन बना के समझाएंगे और इसमें आपको बहुत रिलीफ मिल गया। हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव आपके पास जो है यहाँ पर, है ना, उसका नाम डिटर्मिनेंट अप टू सेकंड ऑर्डर कर दिया। तो ये थोड़ा सा हो गया कि पहले हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव भी, पावर 4 में भी डेरिवेटिव आ जाते थे, बट अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव का उन्होंने मेंशन कर दिया, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज का टॉपिक है एग्जैक्टली सेम है। यहां पर एक ये जो मेजर टॉपिक था आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना, ये बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ देता था, बट तकलीफ हो गई गुम क्योंकि टॉपिक हो गया डिलीट। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक बड़ा पोर्शन होता था। भाई मैं अपनी क्लासेस की बात भी करूं तो मैं 2 क्लासेस लेता था उस पूरे टॉपिक को कराने के लिए, विद लॉट्स ऑफ डाउट्स कि बहुत वेरी टॉपिक है। थोड़ा सा यहां पर आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, आपकी ज्योमेट्री की नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वहां पर ये टॉपिक अब अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए, क्योंकि इतना रेलेवेंट नहीं था अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो सीबीएसई ने उसको डिलीट कर दिया। फिर आपके पास देखो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट, ये बिल्कुल हमारे पास जो हमारे अप्लाइड मैथमेटिशियन है उनके लिए है, क्योंकि ये कैलकुलस का पोर्शन आपको कोर के साथ कॉमन मिलेगा, बट वहां पर ये बच्चे जो एप्लीकेशन इसकी है कैलकुलस की कॉमर्स के अंदर, वो नहीं पढ़ते। जो आप लोग चाहे कोई सी भी फील्ड करो कॉमर्स में, बीकॉम करो, बीकॉम ऑनर्स करो, इको ऑनर्स करो, बीबीए करो, बीएमएस करो, सब जगह जाके यही पढ़ना है। आप 12th में पहले से पढ़ के जा रहे हो। ये बेटा क्या बोलते हैं, सुपरमेसी है अप्लाइड मैथ्स की, कि पहले से आपको कॉमर्स के करियर के लिए तैयार करवा के जा रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज इट इज, मैक्सिमम मिनिमम भैया बहुत परेशान करता था, स्पेशली इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। तो सिर्फ पहले था कि सॉल्व अप्लाइड प्रॉब्लम्स, बहुत वेग है, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल थे, बहुत इस टॉपिक की रीच बहुत बड़ी थी। अब उन्होंने इसको सिंप्लीफाई करके क्या बोल दिया है, सॉल्व अप्लाइड प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ओनली। मतलब सिर्फ अपने कॉमर्स इंडस्ट्री के स्पेसिफिक वाले जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के लिए। बहुत रिलैक्स हो गया, लिमिटेड हो गया, क्रिस्प हो गया। अब आपको प्रिपरेशन में इसमें मजा आएगा। फिर इंटीग्रेशन भैया कहते हैं ना कि ये भाई कमर तोड़ देता ना बच्चों की, बट ये भी बहुत आसान हो गया है अब आपके लिए। बेसिक इंटीग्रेशन ही आपके पास रहेगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा टॉपिक होता था, बहुत तंग करता था बच्चों को, हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, नहीं है, ठीक है। और सबसे भैया जो जो कहते हैं ना शांति जो मिलती है मन में, वो इसको देख के मिलती है कि नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, जैसे 11th में नहीं था, अभी भी कोई रोल नहीं है। वरना भैया इस टॉपिक में रो देते हैं बच्चे कोर वाले कि ट्रिगो इतना परेशान करती है ना। बट अपने को तो पढ़ना ही नहीं है, अपने को सिर्फ काम की चीजें पढ़नी है और आसान चीजें पढ़नी है और अपने को मचाना है, ठीक है। सेम बेटा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, बस हाँ यहां पर हमारे पास जो है एक ये जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है एरिया अंडर द कर्व, यहां पर इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, अब इसके क्वेश्चन आने लग गए, तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें बेटा बिल्कुल सेम है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का ही पार्ट है। जो कैलकुलस का पार्ट है ना बेटा, टोटल 5 चैप्टर मिलकर बनता है, 15 नंबर की अकेली यूनिट है। सबसे पहले डेरिवेटिव्स वाला पार्ट हो गया, जिसमें हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5 हमारे पास ब्रॉडर टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू ये पूरी यूनिट तैयार होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पहले वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, बेसिक जो है, यहां पर फॉर्मेशन और सॉल्विंग भी सेम है, बस जो एप्लीकेशन वाला देखो पूरा पार्ट जो है वो आपका डिलीट कर दिया। इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते थे, है ना, बट वो पूरा पार्ट डिलीट कर दिया और आसान हो गया मेरे लिए। तो आप देख रहे हो कि भैया सीबीएसई ने काम आपका कितना आसान कर दिया, कितना स्मूथ कर दिया, मजेदार कर दिया है। फिर आ जाओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं है, जो पहले था बिल्कुल सेम वैसा ही है,
कोई इसमें आपके पास चेंजेस नहीं है, बढ़िया है, स्कोरिंग चैप्टर है ना। ये वाला पोर्शन जो है सिर्फ अप्लाइड वाले बच्चे पढ़ते हैं, जो अगर आप सीए फाउंडेशन करो या कोई भी कॉमर्स का अगर करियर चूज करते हो तो वहां पर भी जब भी आप मैथ्स लेते हो तो ये आपको प्रोबेबिलिटी यहां से शुरू होती है। तो ये आपके पास जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, आपके लिए एडवांटेजियस है और आसान पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है बहुत सारा। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आप क्लास 11th में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए, क्लास 11th से क्लास 12th में अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी। ये वो स्टैटिस्टिक्स है जो आपके, मैं बोलूं बेटा, आगे कॉमर्स के करियर में बहुत ज्यादा यूज होती है, स्पेशली एमबीए की फील्ड में। बहुत सारी बड़ी सारी कंपनी होती है जो बहुत सारे क्या बोलते हैं कि आपके पास टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग सर, कॉमर्स की फील्ड में टेस्टिंग का मतलब कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई एवरेज सेल जा रही है उसकी वीकली, बट आपको एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी आके बोलती है या फिर आप किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास जाते हैं, बोलते हैं यार कि मुझे अपने प्रोडक्ट की जो एवरेज सेल है ना वो बढ़ानी है। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा ऐसा कुछ करेंगे तो इससे आपकी जो हमारी प्रेडिक्शन है, जो सेल है, वो बढ़ जाएगी। अब वो जो बोल रहे हैं वो तो उसके लिए पैसा लेंगे आपसे, बट वो जो आपको प्रेडिक्ट करके दे रहे हैं कि ऐसा होगा, वो स्टैटिस्टिकली ट्रू भी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सैंपल क्रिएट किए जाते हैं, उसमें से टेस्टिंग की जाती है कि भाई इन सैंपल को देखकर कि क्या हमने जो टारगेट रखा था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। ये हमेशा बेटा आप अगर एमबीए का कोई कर रहा होगा ना, उनसे पूछेंगे ना, उनको भी सिखाते हैं, भाई एक्चुअल रियल लाइफ में उनको यही तो करना है कि क्या तिगड़म लगाएं, क्या हम लोग पॉलिसी अपनाएं, क्या हम लोग अपडेट करें जिससे सेल बढ़ जाए। अरे कि कॉमर्स में भाई बेसिक काम तो ये रहना है। तो वो सारी टेस्टिंग जो है बेटा वो आप इस चैप्टर के अंदर करते हो बाय द टॉपिक ऑफ टी टेस्ट। इस चैप्टर के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैज इट इज है। स्कोरिंग चैप्टर, हालांकि इसकी वेटेज बहुत कम है, 5 नंबर का ही चैप्टर है ये, बट यस स्कोरिंग है, मजेदार चैप्टर है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फिर आपके पास इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा। इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा में बेटा इंडेक्स नंबर तो पिछले साल भी नहीं था, सिर्फ टाइम बेस से ही शुरू हो रहा था। आप देख रहे हो टाइम सीरीज से शुरू हो रहा है। इस बार उन्होंने क्या करा कि इंडेक्स नंबर पढ़ा तो रही नहीं है, एक काम करते हैं, नाम भी इसका हम चेंज कर देते हैं, तो नाम ही चेंज कर दिया टाइम बेस्ड डेटा। बाकी सारी चीजें बेटा वही है, उसमें कोई आपके पास चेंज खास नहीं है ना। अब उसमें नंबरिंग चेंज कर दी क्योंकि उन्होंने इंडेक्स नंबर उड़ा दिया। तो टाइम सीरीज पहले था, टाइम सीरीज अब है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज से टाइम सीरीज अब है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, सेक्युलर ट्रेंड है, बाकी सारी चीजें सेम है, कोई अपडेट नहीं है ना। फिर आता भैया फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग अकेली यूनिट, अकेला चैप्टर ही बोल लो उसको, 15 नंबर का है। और ये 15 में से 15 नंबर आपको लेकर आने थे क्योंकि बहुत आसान है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है क्लास 12 का। क्लास 11 में अगर आपको फाइनेंशियल मैथ मुश्किल लगता है तो भैया इस बार तो प्यार हो जाएगा। बस जो हल्का फुल्का थोड़ा सा परेशान करता है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट करता है। बट अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो वो क्वेश्चंस भी आपको ऐसे मिल रहे हैं कि जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हो जाता है ना, उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें भी बेटा आपके पास थोड़ा सा चेंज है, जो परपेचुइटी सिंकिंग फंड है उसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है। ईएमआई की कैलकुलेशन में आपके पास कोई चेंज नहीं है। यहां पर बस एक टॉपिक आपके पास ऐड आ गया है, बॉन्ड वैल्यूएशन मेथड। तो एक जो आपके पास वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड है यहां पर वो ऐड हो गया है ईएमआई से पहले। ये टॉपिक पहले भी था बट बीच में डिलीट कर दिया था। सीयूटी में लास्ट ईयर तक आ रहा था, इस साल सीयूटी के लिए डिलीट कर दिया, बट सीबीएसई ने फिर से इसको ले आए, पता नहीं कर क्या रहे भैया। अभी तक मतलब 2024 वाला जो सीयूटी आया था उसमें ये था बट सीबीएसई में नहीं था। 2024 में सीबीएसई में टॉपिक में नहीं था, मतलब जो पिछले साल वाला बोर्ड था उन्होंने जो बोर्ड का पेपर दिया था उसमें नहीं था, बट उन्होंने जो सीयूटी दिया था उसमें था। इस साल क्या करा, बोर्ड में तो नहीं था, सीयूटी से भी हटा दिया, बट इस बार फिर क्या करा इन्होंने, नए सेशन के लिए यह टॉपिक लेकर आ गए। अब सीयूटी में अगले में इसको इंक्लूड करे ना करे तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा, बट बोर्ड के लिए ये नया टॉपिक ऐड हो गया। बाकी सारा इसमें बेटा सेम है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है। तो एक नया टॉपिक यहां पर ऐड हुआ है, बहुत जगह से डिलीट हुए हैं कुछ चीजें, तो यहां पर बेटा एक नई चीज ऐड होगी, बट बहुत आसान है ना, मजेदार चीज है, करेंगे तो भैया लगेगा यार अच्छा हुआ डाल दिया कि स्कोरिंग हो गया हमारे लिए। फिर जो आखिरी यूनिट आती है लीनियर प्रोग्रामिंग, सबसे आसान यूनिट, 8 नंबर की यूनिट है ना, चाहे कोर वाला हो चाहे अप्लाइड वाला हो, ये यूनिट से प्यार हो जाता है इसको भैया, ये तो बहुत स्कोरिंग यूनिट है हमारे लिए। तो इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं है आपके पास। हाँ, एक मेथड जो हमारे पास लास्ट ईयर था जिसको हम बोलते थे आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट मेथड, हालांकि बहुत सिंपल सा मेथड था, ज्यादा कुछ करना नहीं होता था। और मजेदार की बात यह है कि भैया अब तक बोर्ड में इसका कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, तो उन्होंने क्या करा, उसको हटा ही दिया। बाकी सारी चीजें सेम है, नो प्रॉब्लम। बस एक जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इस बार बोर्ड में आई थी, ये भी सीबीएसई 2024 का जो पेपर है उसकी केस स्टडी आई थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, हमने क्लास में करी हुई थी तो बच्चों को टेंशन नहीं थी।
बट इस बार वो भी हटा दी। लो जी, ऐश करो, एंजॉय करो। तो अगर आप देखेंगे बेटा तो हमारा जो सिलेबस है वो क्या हुआ है, बहुत ही रिलैक्स्ड हो गया है, बहुत ही इजी हो गया है। तो यानी इस बार मचाने का पूरा मौका है ना। अच्छा सर पढ़ेंगे कैसे, तो आपको बेटा सबसे पहले जो डाउट होता है सर मैं क्लास में आपको बताऊंगा सारी चीजें कि कौन कौन सी बुक्स यूज करनी है, कौन कौन से आपको सोर्सेज यूज करने हैं, वो सारी चीजें जब फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा तो डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर अभी आपके पास टाइम, आप चाहते हो कि मैं इस टाइम को इन्वेस्ट करूं इस सब्जेक्ट के लिए, तो आप अपने डेरिवेटिव्स के जो बेसिक्स हैं वो आप इसमें अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूले, क्योंकि बेटा सारी चीजें तो हमने शुरू से पढ़नी है ना। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव जो है आपको या फिर मैं सिंपल बोलूं कि जो फॉर्मूले हो गए है ना और जो रूल्स हो गए वो एक बार आप जरूर देख लेना कि आपको कहीं फॉर्मूले नहीं याद हो तो यार दिक्कत हो जाएगी। बेसिक आपके पास चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक बार इनको जरूर याद रखना, ठीक है। बाकी जो आपके पास क्लास 11th का जो मेजर पोर्शन था डेरिवेटिव का वो जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसमें से भी बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले क्लास में सिखाऊंगा, फिर जो इस बार का डेरिवेटिव है वो शुरू कराऊंगा, है ना। कि ऑब्वियस सी बात है यार, कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी 11 से उसमें, तो उसमें जब क्लास में जब ये टॉपिक इतना बड़ा है कि आपको 2 महीने 3 महीने ये पूरा कैलकुलस का यूनिट आपको परेशान करेगा, तो इसलिए पहले से ही मैं आपको पूरा बेसिक करवा के जाऊंगा वहां पर। और वैसे तो ज्यादा आपके पास यूज आएगा नहीं, हम जो चीजें पढ़ेंगे उसके नए नए फॉर्मूले आएंगे। आपके पास एन्युटी का जो एक टॉपिक है, एन्युटी ऑफ फाइनेंशियल मैथ्स, बस इसको एक बार रिवाइज, हालांकि यहां पर एन्युटी वाला कोई फॉर्मूला एज सच एन्युटी के नाम से यूज नहीं होगा, वो हमारे पास नया टॉपिक बन जाता है तो उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे ही, बट फिर भी कि हाँ चलो एक फैमिलियरिटी रहे, क्योंकि आपने जितनी भी चीजें देखी है बेटा वो सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ी है। तो अप्लाइड कोर मैथ्स में फिर भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी उनको मिल जाता है जो उनका क्लास 11th से 12th में जाता है, तो वहां का बेसिक सारा वही चाहिए होता है। बट हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सीधा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है जिसका पहले की प्रोबेबिलिटी से ऐसा कुछ लेना देना नहीं रहता। बेसिक तो बेटा हर जगह वही रहता है, तो वही, और नई चीजें यहां पर ज्यादा है तो वो काम रहेगा। फाइनेंशियल मैथ्स में भी बहुत सारी नई चीजें ज्यादा है जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है ना। फिर आपकी बात में करूं, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ही चेंज है, वहां पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था, यहां पर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन जिसमें आप बाइनरी नंबर्स, लॉग, एंटी लॉग सीखते थे, यहां पर बिल्कुल अलग है ना। और लॉग एंटी लॉग आपको निकालने के लिए वहां पर पूरा सिखाया जाता है, यहां पर भी जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल मैथ्स में जैसे हमें वहां पढ़ती थी, बट यहां पर बेटा क्योंकि बोर्ड क्लास है तो बोर्ड में आपको लॉग टेबल अवेलेबल नहीं होता, तो या तो आपको वैल्यूज लिखी हुई मिलती है या तो लॉग की वैल्यूज आपको देता है, तो इसलिए आपको वो लॉग वाला पार्ट भी यहां पर अभी ज्यादा यूज नहीं होगा। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में जो पार्ट पढ़ा था वो बिल्कुल अलग है टॉपिक सारे, है ना। बाकी जो आपने सेट्स पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन पढ़ा है ना, आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, कॉनिक सेक्शन पढ़ा है, यहां पर अब सारे फ्रेश टॉपिक है। कभी एक आध क्वेश्चन में किसी चीज की आपको जरूरत पड़ जाए तो वो वहीं पर बताई दी जाएगी, बट एज सच ऐसा कॉन्टिन्यूटी वाला कोई टॉपिक नहीं रहेगा बेटा, है ना। जैसे कोर में अगर मैं बात करूं तो उनमें रिलेशन फंक्शन जो होता है वही कंटिन्यू होता है क्लास 12th के अंदर, है ना। उनका ट्रिगो कंटिन्यू होता है पूरा 12th के अंदर, तो उनको वहां पर सारी चीजें जरूरत पड़ती है उन सब चीजों को करने के लिए, बट हमारे लिए सारे टॉपिक्स फ्रेश है, सारी चीजें हमने क्लास 12th में ही सीखनी है। बस ये 2 चीजें हैं जो बेसिक आपको, वो भी फॉर्मूले के लेवल पर आपको याद होनी चाहिए, बस। सो इतनी बात है बेटा। तो विद दिस हम लोग एंड करेंगे आज के हमारे इस सिलेबस डिस्कशन सेशन को। और क्या है, मैं तो यार बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं हमारे प्यारे एमएन से क्लास में मिलने का, कि यार इस सब्जेक्ट का जो मजा है ना, जैसे क्लास 11th में हमने मजे करते हुए इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करा, और डिफिकल्टी लेवल आपको पता है भैया, हम जब पढ़ते हैं या मैं पढ़ाता हूं तो डिफिकल्टी लेवल बहुत आसान हो जाता है, सेम बेटा ये क्लास 12th में भी रहेगा। तो डोंट वरी, जस्ट कम इनटू द बैच, कम इनटू द क्लास एंड फील द डिफरेंस। तो सब्जेक्ट को पढ़ेंगे मस्ती से और माहौल से। और भैया एक चीज तो आपको पता ही हमारी क्लास में मिलती है, वो है रोस्टिंग, है ना। तो जब आप अपने आप को बना के देते हो हमें टोस्ट, तो हमें करना पड़ता है आपको रोस्ट। तो क्लास में रोस्टिंग भी होगी, पढ़ाई भी होगी, मस्ती भी होगी, और बेटा एंजॉय करते हुए क्लास 12th की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। और पहले दिन ही जो पहले पेज पर आपने लिखा है ना, वो मैनिफेस्टेशन मिटने नहीं देनी है, उसको पूरा करना अब आपकी साथ मेरी जिम्मेवारी भी है। तो जब हम मिलके करेंगे ना तो होके रहेगा। सो विद दिस सभी बड़े बच्चों को नमस्ते, राधे राधे, इंतजार है आपका क्लासेस में मिलने का। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।